जय हिंद फ्रेंड। हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सोशल साइंस में पॉलिटी, ठीक ना। अभी ज्योग्राफी का आपको एक पार्ट मिला है, उसका सेकंड पार्ट मिलेगा। ये जो आप लोगों को मिल रहा है अभी ट्यूसडे को, ये फिर से अगले हफ्ते में ही इसका अगला पार्ट जो मिलेगा वो ट्यूसडे को ही मिलेगा। तो इसी तरीके से ये डिसाइड रहेंगे सभी दिन। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, ठीक ना। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग से है, यानी कि सत्ता की साझेदारी उस चैप्टर का नाम है। और पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इन बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें दो अलग अलग देश की जो है, दो अलग अलग देश के उदाहरण दिए गए हैं और उसी के आधार पर ये बताया गया है कि पावर शेयरिंग से किस तरीके से लाभ होते हैं हमारे लोकतंत्र में, क्यों इसे अपनाना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है बताने की जो है इसमें कोशिश की गई है। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पावर शेयरिंग में, यानी कि इस चैप्टर का नाम जो रहेगा वो है सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर है पावर शेयरिंग। इसमें जो दो देश हैं वो दो देश हैं, पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो सत्ता की साझेदारी में पावर शेयरिंग जिसे हम कहते हैं, तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं। शक्ति, पावर शेयरिंग, पावर यानी कि शक्ति जो है वो अलग अलग लोगों में जो इसका बंटवारा होगा यही क्या कहलाएगा, पावर शेयरिंग कहलाएगा, सत्ता की साझेदारी कहलाएगा। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा और इसमें शक्ति का जो बंटवारा होता है इसमें बताया गया है क्षैतिज विभाजन। और क्षैतिज विभाजन कौन सा रहता है, तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो है पावर शेयरिंग को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें बताया गया है विधायिका, दूसरा रहेगा इसमें कार्यपालिका और तीसरा रहेगा न्यायपालिका। अब इसी को डिटेल में बताया गया है, इसी कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका है, इसको दूसरा जो चैप्टर है जिसे नाम दिया गया है संघवाद। उस संघवाद में इसे बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। इसमें केवल ये दो लाइन में बता दिया है कि पावर शेयरिंग क्या है। तो इसमें ये विधायिका होता क्या है, विधायिका का मतलब है कि किसी देश में एक ऐसी संस्था, ठीक ना, एक ऐसी संस्था है जो नियम कानून बनाने का कार्य करती है। ये नियम कानून बनाने का कार्य करती है, इस संस्था को नाम दिया जाता है विधायिका। फिर एक संस्था और है और इसे ये क्या करती है, तो इस नियम कानून को जो हमारे देश में बनाए गए हैं, इसी नियम कानून को लागू करने का जो कार्य करती है उसे नाम दिया जाता है कार्यपालिका। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो तीसरी है ये संस्था है न्यायपालिका। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इस नियम कानून को लागू होने के बाद यदि इस नियम कानून के तहत कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है या फिर किसी को बिना किसी गलती के उसे दंड दिया जा रहा है, या ऐसा व्यक्ति जो अपराध किया है और उसे नहीं दंड दिया जा रहा है, तो इन सभी मामले में न्याय करने और दंड देने का जो कार्य करती है उस संस्था को नाम दिया जाता है न्यायपालिका। तो ये न्याय का कार्य करेगी और दंड देने का कार्य करेगी, ठीक। तो ये तीन संस्थाएं हैं और इन्हीं को इसमें बताया गया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहले उदाहरण के साथ, और वो पहला उदाहरण है बेल्जियम। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इस 7 महाद्वीप का
जो छठवां महाद्वीप है वो 6 अक्षरों वाला महाद्वीप यूरोप है। और इस यूरोप में एक छोटा सा देश है और उसका नाम है बेल्जियम। यूरोप का छोटा सा देश बेल्जियम। बेल्जियम इतना छोटा है, क्षेत्रफल इसका जो है वो केवल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। इस बेल्जियम का जो क्षेत्रफल है वो केवल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। ये इसकी तुलना हमारे भारत देश के 28 राज्यों में से जो एक राज्य है हरियाणा, उससे तुलना की गई है। तो हरियाणा जो है हमारे देश का ये रहा हमारा भारत देश। और इस भारत देश में हमारा एक छोटा सा राज्य है और उसका नाम है हरियाणा। यहाँ है हरियाणा और इस हरियाणा से तुलना की गई है बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और हरियाणा जो है वो क्या है, भारत देश का एक राज्य है, राज्य। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 42,212 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और इसकी तुलना जो बेल्जियम से की गई है तो बेल्जियम का क्षेत्रफल केवल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेल्जियम है, ये बेल्जियम एक लोकतांत्रिक देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और केवल लोकतांत्रिक देश नहीं, सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे बेहतर लोकतांत्रिक देश, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर कार्य जो है लोकतांत्रिक देशों में किया जाए, तो इनमें सबसे बड़ा संविधान जो है भारत देश का है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम की तुलना हरियाणा से की गई है। यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ साक्षरता जो है वो 99% है। 99% यहाँ पे साक्षरता है। मतलब जो शिक्षा का स्तर है वो 99% है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो इस बेल्जियम में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। और इसकी जो तुलना हरियाणा से की गई है तो इसका एग्जाम्पल नहीं लिया गया है हरियाणा का कि जो है ये दूसरा देश के रूप में रहेगा। दूसरा देश तो श्रीलंका है। श्रीलंका में भी अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और बेल्जियम में भी अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। श्रीलंका में जो भाषा अलग अलग बोली जाती है वो सिंघली भाषा और तमिल भाषा है। और तमिल में कुछ मूल वहाँ के जो है श्रीलंका के मूल निवासी हैं
और कुछ भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र से गए हुए लोग हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो बेल्जियम में है, बेल्जियम में 3 अलग अलग भाषा बोली जाती है, एक जर्मन, एक फ्रेंच और एक डच। ये 3 भाषा बोली जाती है बेल्जियम में। बेल्जियम में ये 3 भाषा जो बोली जाती है, तो इसमें से कहाँ कितने लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले ये जो बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी जो है राजधानी इसकी याद रखिएगा, ब्रुसेल्स क्या है, तो इसकी राजधानी है बेल्जियम की। बेल्जियम का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इन सब के लिए याद रखिएगा कि मैप में हमेशा जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है ये हमेशा उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, नॉर्थ साउथ, और इधर ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा। ऐसा जो है हमेशा डायरेक्शन मैप में याद रखिएगा। तो ये ऊपर की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, यह है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स की जो मतलब ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और यहाँ जो उत्तरी भाग है, तो इस उत्तरी भाग को नाम दिया जाता है फ्लेमिक्स। फ्लेमिक्स कहते हैं इसको। और जो इसका दक्षिणी भाग है, इसको नाम दिया जाता है बेलोनिया। ठीक, उत्तरी भाग को फ्लेमिक्स कहते हैं और दक्षिणी भाग को बेलोनिया कहते हैं। ये 2 भागों में बेल्जियम को डिवाइड किया गया है। अब इसमें हम अगर देखें तो हमने आपको बताया कि यहाँ 3 भाषा है, 3 अलग अलग भाषा है। और ये 3 अलग अलग जो भाषा है, तो इसमें जो फ्लेमिक्स भाग है, इसका उत्तरी भाग, इस फ्लेमिक्स भाग में जो रहने वाले लोग हैं 59% यहाँ पे डच भाषा बोली जाती है। डच भाषा 59% बोली जाती है फ्लेमिक्स में। और जो वेलोनिया है, यहाँ पर रहने वाले लोग 40% फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ 40% फ्रेंच। तो अभी 100% में 59% फ्लेमिक्स में डच भाषा बोली जाती है। जो पूरी जनसंख्या का, इसकी टोटल जनसंख्या जो बेल्जियम की है वो 1.14 करोड़ है। और 1.14 करोड़ में 59%, पूरी जनसंख्या का 59% जो हिस्सा है वो फ्लेमिक्स भाग में रहता है और डच भाषा को बोलता है। और इसमें इस पूरी जनसंख्या का 40% हिस्सा बेलोनिया भाग में रहता है और वो फ्रेंच भाषा बोलता है। अब बचा केवल 1% हिस्सा। वो 1% जो हिस्सा है, ये जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो इसका 1% हिस्सा हम लोग ये मान लेते हैं। और इस 1% हिस्से में कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इधर बोलते हैं जर्मन भाषा। जर्मन, और केवल 1%। तो अभी यहाँ की टोटल जनसंख्या का जो हम लोग देख रहे थे, यहाँ से 59 + 40 + 1,
तो ये कितने हो गए, पूरा 100% यहाँ की जनसंख्या है। और ये कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, तो इसमें ये 3 भाषा हो गई, जर्मन, फ्रेंच और डच। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये 3 भाषा बोलने वाला जो नियम है अभी, ये पूरे बेल्जियम का है, लेकिन इसकी राजधानी का नियम उल्टा है। इसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स है, यहाँ नियम अलग है। यहाँ राजधानी में जो रहने वाले लोग हैं, ये अलग अलग स्थान से आए होंगे, और इस कारण से यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है, तो जो पूरे देश में कम है, कम का मतलब 1% के अलावा जो 40% है, यानी जो फ्रेंच बोलने वाले लोग पूरे बेल्जियम में 40% हैं। अब यही लोग ब्रुसेल्स में जब जाएंगे, इसकी राजधानी में, तो इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी 80% हो जाएगी। तो ये जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, इस ब्रुसेल्स को हम इधर बना देते हैं कि ये रहा ब्रुसेल्स, और इस ब्रुसेल्स में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% यानी कि 20% यहाँ पे डच बोलते हैं। ये तो पूरा यहाँ का नियम है, ठीक। ये बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश, इसका क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर, इसकी टोटल जनसंख्या 1.14 करोड़ है, और यहाँ 3 भाषा बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच और डच। इसका क्षेत्रफल इसके 4 पड़ोसी देश हैं, 4 अलग अलग देशों से लगता है, और वो कौन कौन हैं, तो इसमें रहेगा एक तो जर्मनी और फ्रेंच, लग्जमबर्ग। तो ये जो है इसके क्या हैं, ये पड़ोसी देश हैं, इनके साथ इनका जो है क्षेत्रफल लगता है। अब इसमें ये समस्या क्या आ गई कि लोकतांत्रिक देश था, और यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, तो पूरे देश में फ्रेंच लोग कम हैं, राजधानी में फ्रेंच लोग अधिक हैं। ये जर्मन भाषियों का कोई विवाद नहीं था, ये विवाद केवल था जर्मन भाषा बोलने वाले लोग और साथ में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच का। तो इसी विवाद के कारण अब विवाद क्या यहाँ पे शुरू होता है, तो विवाद ये हो जाता है कि जो फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग हैं, ये पूरे देश में हैं तो कम, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली है डच भाषा की तुलना में। और जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनकी संख्या पूरे बेल्जियम में अधिक तो है, लेकिन ये आर्थिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली नहीं है। तो क्या हुआ कि अब इनके बीच में विवाद को जैसे ही देखा गया कि विवाद हो सकता है, तो बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में संविधान संशोधन किए जाते हैं। जी हाँ, संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, वो किसी भी देश में होती है कि वहाँ के लोग संविधान जो है संशोधित कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस समस्या को हल करने के लिए 1970 से 1993 के बीच में
4 संविधान संशोधन हुए। उन्नीस सौ 70 से 1993 के बीच में यहाँ के संविधान में 4 संशोधन किया गया और ये संशोधन करने का केवल एक ही उद्देश्य था कि यहाँ समानता की भावना बनी रहे, एक दूसरे भाषा को बोलने वाले लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो और सभी का सहयोग रहे। इस कारण से सबको ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन क्या किया गया संविधान में, तो चारों संविधान संशोधन में ये किया गया कि पहला, पूरे देश में जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार का मतलब जो पूरे देश का निर्णय लेगी, तो उसमें बताया गया कि यहाँ पर दोनों भाषा को बोलने वाले लोग रहेंगे, दोनों भाषा को बोलने वाले प्रतिनिधि रहेंगे केंद्र की सरकार में और इनकी संख्या समान होगी। पहला तो इसमें ये बताया गया। तो हम लोग इस चारों संविधान संशोधन को लिख लेते हैं, ठीक। अभी इसको हम हटा रहे हैं, अब संविधान संशोधन जो है हम यहाँ का देख रहे हैं। पहला रहेगा यहाँ, केंद्र की सरकार में दोनों भाषा को बोलने वाले प्रतिनिधियों की संख्या समान रहेगी। देखिए, पहले में बताया गया है कि दोनों भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच और डच, तो इनकी संख्या केंद्र की सरकार में क्या रहेगी, समान रहेगी। और इनकी संख्या जब यहाँ समान रहेगी तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। और अगर इनकी संख्या समान नहीं रहती, किसी एक भाषा को अधिक महत्व दिया जाता, तो दूसरे भाषा को बोलने वाले लोगों के द्वारा विवाद शुरू किया जाता, यहाँ के लोग जो है इसमें हस्तक्षेप करते। तो इसीलिए इसको क्या किया गया कि ये जो भाषा है, दोनों भाषा को बोलने वाले प्रतिनिधियों की संख्या केंद्र की सरकार में क्या कर दिया गया, समान। साथ में केंद्र की सरकार के साथ दूसरा, ये तो पहला संविधान संशोधन था। दूसरा संविधान संशोधन ये हुआ कि राज्य के सरकार में भी, राज्य के सरकार को
केंद्र के सरकार से अलग किया गया। दूसरा संविधान संशोधन यहाँ किया गया कि अब केंद्र की सरकार के दायरे में ज़्यादा नहीं रहेगी राज्य की सरकार। राज्य की सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। राज्य की सरकार इसके ऊपर अधिक नियंत्रण नहीं रख सकती है और इसलिए राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार से अलग किया गया। और जो तीसरा इसका संविधान संशोधन किया गया इसमें बताया गया कि राज्य की सरकार में भी दोनों भाषा को बोलने वाले प्रतिनिधियों की संख्या समान रहेगी। तीसरे में ये भी नियम आ गया कि मतलब अभी केंद्र की सरकार में दोनों भाषा को बोलने वाले लोग और उनकी प्रतिनिधियों की संख्या समान है। दूसरे में आया कि राज्य सरकार को केंद्र की सरकार से अलग किया गया। और तीसरे में जो राज्य सरकारें हैं उनमें भी प्रतिनिधियों की संख्या क्या रहेगी, समान। और चौथे संविधान संशोधन में एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, एक सामुदायिक सरकार बनाई गई। चौथे संविधान संशोधन में एक सामुदायिक सरकार बनी और सामुदायिक सरकार जो बनाई गई इस सामुदायिक सरकार में ये बात बताया गया कि यहाँ पर इनका चुनाव जो होगा केवल एक भाषा को बोलने वाले लोग कर सकते हैं। केवल एक भाषा को बोलने वाले लोग जो हैं वो चुनाव कर सकते हैं सामुदायिक सरकार का। अब सामुदायिक सरकार क्यों बनाई गई होगी? यहाँ ये नियम आया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के साथ साथ जो सामुदायिक सरकार है इसे क्यों लाया गया होगा? तो सामुदायिक सरकार को इसलिए लाया गया कि जो राज्य की सरकार है पूरे देश के लिए निर्णय लेगी, पूरे देश के लिए कार्य करेगी, लेकिन वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती है जितना राज्य अपने राज्य के लिए कार्य कर सकती है, राज्य सरकार। उसी प्रकार से राज्य सरकारें जो हैं वो जिस तरीके से कार्य करेंगी, हर एक समुदाय और हर एक ग्राम के लिए उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकती हैं जैसे हम एक ग्राम के लिए, एक समुदाय के लिए एक सरकार का निर्माण कर दें और उस सरकार के द्वारा वहाँ का निर्णय लिया जाए, वहाँ के लोगों के लिए कार्य किया जाए। तो इसलिए एक सामुदायिक सरकार का गठन किया गया बेल्जियम में और इसी के तहत जो है, और ये भी कहा गया जैसे एक ही समुदाय है, अब एक समुदाय है तो वहाँ के लोग अपने एक समुदाय में एक भाषा को बोलने वाले अधिक रहेंगे क्योंकि अलग अलग भाषा यहाँ बोली जा रही है। तो ये लोग क्या करेंगे कि अब एक समुदाय के लोग, एक ही भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका चुनाव कर सकते हैं। ये 4 संशोधन करके
बेल्जियम की जो सरकार थी, बेल्जियम के जो लोग थे, इनके बीच का जो विवाद था इसे समाप्त किया गया। लेकिन ये तो बेल्जियम की घटना है। अब बात आती है श्रीलंका की। अगर हम श्रीलंका में देखना चाहें तो श्रीलंका में किस तरीके की बात हुई। ये बेल्जियम की घटना जो थी, इसकी तुलना श्रीलंका के साथ ही क्यों की गई? क्योंकि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। श्रीलंका यूरोप का श्रीलंका एशिया का एक छोटा सा देश है जो हमारे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। लोकतांत्रिक दोनों हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग दोनों जगह रहते हैं, लेकिन समस्या श्रीलंका में केवल आई और बेल्जियम में इस तरीके से कोई समस्या नहीं आई। वहाँ के लोग जो थे वो संविधान में संशोधन करके समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसको सुलझा लेते हैं। तो बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका के बारे में हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। ऐसे भी अभी समय जो है हो गया है थोड़ा, ठीक। तो श्रीलंका में अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी बहुत बातें उसमें देख लेते हैं, उसकी राजधानी वगैरह, फिर अगली क्लास में हम लोग यहीं से देखेंगे। और श्रीलंका को देखने के बाद इसमें इस चैप्टर में, ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है तो इसमें अलग अलग तर्क दिए जाएंगे और कुछ शब्द हैं जो ज़रूरी हैं। और वो शब्द जैसे एक गठबंधन सरकार नाम से जो है इसमें शब्द दिया गया है इसी चैप्टर में। और गठबंधन सरकार का मतलब होगा कि जब दो या दो से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर पूरे शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जैसे अभी इस समय एनडीए और इंडिया गठबंधन जो थे, ये दोनों बहुत बड़े गठबंधन हमारे देश में बनाए गए थे लोकसभा चुनाव के समय में। तो जो एनडीए गठबंधन था इसके द्वारा अभी सरकार बनाई गई है, जिसमें बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी पिछली बार भी थे और इस बार भी बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं और पूरे शासन व्यवस्था का संचालन करती हैं, तो उसी को नाम दिया जाता है गठबंधन सरकार। तो अगले क्लास में हम इसका जो है पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। रीज़न है कि इस समय जो है हो चुका है ज़्यादा और काफ़ी लेट हो जाएगा अगर इस वीडियो में ज़्यादा समय लगाए तो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।